Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, the Gan Nagai festival is celebrated by which state? And Manipur is the correct answer. Next question was, which type of diabetes is also known as juvenile diabetes? And the correct answer is type 1 diabetes. So without wasting any time, let's see what is in the news. So the first news is talking about जहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने फाइनली अप्रूव कर दिया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए इनिशियल आउटले ऑफ रुपीज़ 19,744 करोड़ रुपीस। भाई क्यों किया गया है? ताकि जो हमारी कंट्री है वो ग्लोबल हब बन सके। किस चीज़ के लिए? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। देखिए, इससे एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि हर साल लगभग 50 मिलियन टन का जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है कंट्री उससे कर्ब करने के लिए यहाँ पर हेल्पफुल हो जाएगा। साथ ही जो हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है वो भी लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर कम होने के चांसेस हो सकते हैं। देखिए, जब हम नेशनल हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के यहाँ पर बात करते हैं तो हमें एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की जा रही है और टारगेट रखा गया है 2030 कि यहाँ तक आकर हम एटलीस्ट जो कंट्री हमारी डिपेंडेंट है इस तरीके के सोर्सेज पर जिससे कार्बन एमिशन हो रहा है उसको पूरी तरीके से कट कर पाएगी। ठीक है, लगभग 450 गीगावाट तक हम यहाँ पर एनर्जी का टारगेट किया हुआ है। साथ ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स यहाँ पर अनाउंस कर दिए हैं कॉस्ट कटिंग के लिए कि भाई अगर ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करके किसी तरीके के काम किए जा रहे हैं सप्लाई में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को और बाकी लोगों को कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स यहाँ पर दिए जाएंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर हमें ज़रूरत क्या पड़ रही है और आखिर ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन को समझने के लिए तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, एक रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू यहाँ पर बनाया जाता है। देखिए, हालांकि इस पूरे बॉक्स में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लेकिन इसको इस इमेज से समझ लेते हैं। देखिए, जब हम ग्रीन की बात करते हैं तो ग्रीन वर्ड ही यहाँ पर डिनोट कर रहा है एक ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को जिसकी वजह से किसी भी तरीका का कार्बन फुटप्रिंटिंग हमें देखने के लिए नहीं मिले। सो बेसिकली क्या होता है, जब हाइड्रोजन को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कैसे? यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आप कर तो रहे हो इलेक्ट्रोलाइजर में इसको यूज़, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर रहे हो। रिन्यूएबल एनर्जी में आप चक्कियाँ देख सकते हो, सन से एनर्जी यहाँ पर ली जा सकती है, तब यहाँ से जो एनर्जी निकल कर आएगी उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। सो ग्रीन हाइड्रोजन गैस कैसे यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है? देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया जाता है। स्प्लिट कर कौन रहा है? देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइजर ही है जो पानी को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर रहा है और यहीं से क्या पावर किया जाता है, ये जो बिजली इसको इलेक्ट्रोलाइजर को चलाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है वो रिन्यूएबल सोर्स होना चाहिए आपकी एनर्जी का। फाइनली क्या होगा, जो आपके पास ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ से निकल के आएगा उसका कोई भी कार्बन फुटप्रिंटिंग हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी और इसे एक बहुत अच्छा सोर्स माना जा रहा है एनर्जीज के लिए। चलिए, सो वापस आर्टिकल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ आर्टिकल हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, जब आप बात कर रहे हो कि आपको ग्रीन हाइड्रोजन की बात करनी है और आपको 60% फॉसिल फ्यूल को भी यहाँ पर रिड्यूस करना है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ जाता है इसको बनाने के प्रोसेस में। देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है वाटर का, जो हम ऑलरेडी इस प्रोसेस में समझ चुके हैं, और इस इलेक्ट्रोलिसिस को करने के लिए ज़रूरी है इलेक्ट्रोलाइज़र। नाउ द प्रॉब्लम कम्स कि इंडिया के पास अभी इतने इलेक्ट्रोलाइजर्स नहीं है, इतने सस्ते इलेक्ट्रोलाइजर्स नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। साथ ही अगर हम दूसरी समस्याओं पर यहाँ पर विचार करें तो आर्टिकल ये भी बता रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है, देखिए दुनिया भर में अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन का भी यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें तो अभी भी
इमेच्योर हैं ऐसे बहुत सारी व्हीकल या ये टेक्नोलॉजी इमेच्योर है जहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ किया जा सके। वहीं लास्ट एक सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंज बताने की कोशिश की जा रही है कि जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये बहुत आसानी से लीक हो सकता है, और लिक्विड हाइड्रोजन अगर रिएक्ट कर जाती है एयर के साथ तो वो बहुत एक्सप्लोजिव हो सकती है। साथ ही अगर हम इनको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना और इन सारी चीज़ों की बात करें, सो इट इज़ वेरी मच कॉस्टली। तो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जो हमारा प्रॉमिस है जिसे लेकर हम चल रहे हैं, हमें ये सारे चैलेंजेस भी उसमें फेस करने पड़ेंगे। सो दिस एंटायर आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाट आर द चैलेंजेस जिनको इंडिया को फेस करना पड़ेगा, आप इनको डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो अगर आप अपनी तैयारी को और भी नए आयाम देना चाहते हैं, सो डू विजिट ट्रॉज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, MP नगर जोन 2 भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑरेंज अलर्ट इशू कर दिया गया है न्यू दिल्ली में। देखिए ये 4.4 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर देखने के लिए मिल गया है, और जिसका रिजल्ट है कि यहाँ पर IMD ने एक ऑरेंज अलर्ट रिलीज़ किया है। देखिए अगर हम बात करें तो इस समय दिल्ली की स्थिति कैसी है, धर्मशाला, नैनीताल और देहरादून जैसी जो जगह हैं इनसे भी ज़्यादा यहाँ पर ठंड हो रखी है। इसी का रिजल्ट है कि यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट को इशू कर दिया। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए 2020 में IMD जो अलर्ट रिलीज़ करता है उससे रिलेटेड UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है। सो यू शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि ये जो अलर्ट है इनको रिलीज़ कौन करता है, ये अथॉरिटी है हमारी IMD। देखिए सबसे पहले जब हम ग्रीन कलर की यहाँ पर बात करते हैं तो कोई भी सीवियर इशू नहीं है, नॉर्मल, नो सीवियर वेदर एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो भी आपके डेली रूटीन चल रहे हैं वो एज इट इज़ चलेंगे। अगर येलो अलर्ट कहीं पर इशू किया जाता है दैट मीन्स कि देखिए अलर्ट दिया जा रहा है, अवेयर हो जाइए और कुछ भी यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट जब हम ऑरेंज अलर्ट की यहाँ पर बात करते हैं तो ये बताता है कि अब आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, प्रिपेयर्डनेस को दिखाने की ज़रूरत है, या इसको देखिए एम्बर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इशू किया जाता है जब एक्सट्रीमली बैड वेदर आपको दिखाई दे जाता है, जिसकी पोटेंशियल होती है कि वो आगे आने वाले कम्यूट को डिस्टर्ब कर सकता है, रेल या रोड या इस तरीके की, या पावर सप्लाई में आपको डिस्टर्बेंस देखने मिल सकता है, तब क्या किया जाता है, ऑरेंज अलर्ट इशू किया जाता है। एंड लास्ट इज द रेड विच मीन्स टेक एक्शन। ठीक है, जब एक्सट्रीमली बैड वेदर कंडीशंस हो जाती हैं और वो सब कुछ डिस्टर्ब कर देती हैं, ट्रैवल हो जाए, पावर हो जाए और सिग्निफिकेंट रिस्क हो जाता है लाइफ और लाइफ को लेकर, तब यहाँ पर रेड अलर्ट इशू किया जाता है। सो IMD 4 कलर पर यहाँ पर वर्क करती है, हैजार्डस, सीवियर और हैजार्डस वेदर को दिखाने के लिए। ये 4 कलर कौन से हैं आपको पता है, ग्रीन विच इज़ ऑल इज़ वेल, येलो मीन्स बी अवेयर, ठीक है, इंडिकेशन है एक सीवियरली बैड वेदर का, ऑरेंज एम्बर कलर आपको बताता है देखिए तैयार हो जाइए, बहुत ही एक्सट्रीमली बैड वेदर यहाँ पर होने वाला है और बहुत कंडीशंस बिगड़ सकती है, और रेड मीन्स टेक एक्शंस, डिसरप्शंस कॉज हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है साइलेंट वैली बर्ड स्पीशीज नंबर गोज अप टू 175। चलिए यहाँ पर बात की जा रही है जब साइलेंट वैली नेशनल पार्क की, तो आप याद रखेंगे ये केरला में सिचुएटेड है। ठीक है, अभी तक जो यहाँ पर आइडेंटिफाइड स्पीशीज़ पता हुई थी, बर्ड स्पीशीज़, वो 141 थी, ऑफ विच 17 वर न्यू। तो अब की डेट में 175 नई बर्ड की स्पीशीज़ यहाँ देखने मिली है। देखिए 30 साल बाद यहाँ पर यह एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। आज से अगर हम बात करें तो 1990 में लास्ट टाइम वो समय था जब यहाँ पर इनकी काउंटिंग की गई थी, और आज ऑलमोस्ट 30 सालों बाद जब यहाँ पर दोबारा से काउंटिंग की गई है तो पता चला है 141 तो वही स्पीशीज़ हैं, लेकिन इनमें 17 नई स्पीशीज़ हमें देखने के लिए मिली हैं। ठीक है, अब ये स्पीशीज़ कौन सी हैं, देखिए इनके नाम देख लेते हैं। ब्राउन वुड ऑल, बैंडेड बे कुकून, मालाबार वुड श्राइक, वाइट थ्रॉट किंगफिशर, इंडियन नाइट जार, जंगल नाइट जार, और ये सारे नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए
तो साइलेंट वैली की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो साइलेंट वैली बेसिकली कहाँ पर है, देखिए बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है और इसकी लोकेशन जो है वो केरला में है। ठीक है, 1940 में 1914 में 1940 में जो फॉरेस्ट है साइलेंट वैली के, इनको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था और 1984 में इसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। चलिए, वैसे ही अगर हम साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करें तो ये नीलगिरी हिल्स पर सिचुएटेड है और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया में यहाँ पर आता है। इसी तरीके से आपको याद होगा एक सेफ साइलेंट मूवमेंट भी चला था, जहाँ हुआ क्या था, देखिए इस एरिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही थी, जिसकी वजह से जो यहाँ का रिच और यूनिक वाइल्ड लाइफ फ्लोरा और फौना है उसके खराब होने के चांसेस थे। रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट सोशल मूवमेंट लेकर यहाँ पर इकट्ठा हो गए, लोकल लोगों ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया 1970s में। रिजल्ट क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। आप याद रखेंगे ये प्रोजेक्ट किससे संबंधित था। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ये जो नेशनल पार्क है इसको सैरंध्री वनम भी बोला जाता है। सैरंध्री मतलब यहाँ पर द्रौपदी के बारे में बताया गया है। सैरंध्री बेसिकली रिफर्स टू द्रौपदी हु डिस्गाइज्ड हरसेल्फ एज सैरंध्री, क्वीन सुदेशना's असिस्टेंट ड्यूरिंग द एग्जाइल ऑफ पांडवास। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ बात की जा रही है द वैल्यू ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। देखिए, अगर हम बात करें दिसंबर 1992 की, तो पार्लियामेंट ने दो बहुत ही लैंडमार्क अमेंडमेंट यहाँ पर किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, विच वर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हुआ क्या था, इनकी वजह से देखिए हमारे पास लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स देखने के लिए मिल गए थे, जैसे पंचायती राज, पंचायत की बात कर लें या हम म्यूनसिपैलिटीज़ की बात कर लें। देखिए आर्टिकल बहुत सारे विषयों पर यहाँ चर्चा करेगा, हम एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्टली इसकी अथॉरिटी कहाँ से आती है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी देता है। इसको एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म बनाया गया है और उसके हिसाब से जब आप बात करते हैं, आपके पास सेंटर है, आपके पास स्टेट है, देन यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि आपके पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, यहाँ पर जब भी अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। रिजल्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, देखिए जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं वो इनका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और रिजल्ट होता है कि ये इनको करप्ट भी कर देते हैं। ठीक है, सो जब हम इन रिफॉर्म्स की 30th एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो आप सभी के दिमाग में आना चाहिए कि वाई शुड लोकल गवर्नमेंट बी एम्पावर्ड, वाई आर दे वीक, जबकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के थ्रू लाया गया है। उनके डायरेक्टली जो पावर है वो कहाँ से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। चलिए, जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेसिकली आई क्यों है, ताकि क्योंकि दिस इज़ द ग्रुप जो लोकल आम व्यक्तियों के सबसे ज़्यादा करीब है। तो जो भी सर्विसेज हैं जो कि एक आम जनता को मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है, पब्लिक गुड्स हैं जो एक जनता तक पहुंचना चाहिए, उनको पहुंचाने का काम तो सबसे पहले कौन कर रहा है, ये लोग। दूसरी अगर हम बात करें तो जो डेमोक्रेसी है उसका जो डीपर मीनिंग है उसको प्रमोट करने का काम भी कौन कर रहा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कर रही है, बिकॉज दे आर द वन हु आर क्लोजर टू द पीपल। ठीक है, साथ ही ये अलाउ करते हैं नॉर्मल लोगों को कि वो आए पब्लिक अफेयर्स में इन्वॉल्व हो, इनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाए। तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए इसका नाम आ जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आगे तो देखिए बहुत सारी काम करते हैं, जैसे क्या लोकल प्लान्स होते हैं उनको बनाते हैं, स्कीम्स के बारे में ये बात करते हैं, जो रेगुलर कंडक्ट होते हैं लोकल इलेक्शंस के उनको भी चेक करते हैं, रिजर्वेशन सीट्स शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को क्या मिलना चाहिए इन लोकल काउंसिल, वुमेन को क्या
अधिकार होते हैं, उनको क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इन सब को लेकर जहाँ पर बात की जाती है वो हो जाती हैं हमारी यही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, यही पंचायत। सो कोर वैल्यू की अगर हम बात करें तो कोर वैल्यू इनकी बहुत स्ट्रांग है, बट स्टिल जब लोकल डेमोक्रेसी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है या यहाँ पर पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने मिल जाता है तो ये सारी भावनाएं हमें हैम्पर होती हुई नज़र आती हैं, ये आर्टिकल बोल रहा है। बट वी शुड ऑल्सो रिमेंबर कि जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा इशू हमें देखने मिलता है म्यूनिसपैलिटी के साथ, बिकॉज दे ऑपरेट विद लिमिटेड ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी। अगर हम इनकी फ्रटैलिटी की बात करते हैं तो इट मे बी एट्रीब्यूटेड टू द इनहेरिटेंट लिमिटेशन ऑफ द 74th अमेंडमेंट, ठीक है। और अगर फेलियर देखने मिलता है हमें स्टेट गवर्नमेंट का तो वो इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देता है। अगर हम इनकी लिमिटेशन की बात करें तो दिस इंक्लूड्स द डिस्क्रिशन गिवन टू द स्टेट रिगार्डिंग डिवॉल्यूशन ऑफ पावर एंड लेविंग ऑफ लोकल टैक्सेस। स्टेट गवर्नमेंट आर रिलक्टेंट टू इम्प्लीमेंट द 74th अमेंडमेंट as cities are economic powerhouse and controlling urban land is very important to finance the state government and the political parties। तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता हुआ भी हमें दिखाई देता है। चलिए, तो यहाँ पर पटना हाई कोर्ट के एक अमेंडमेंट, एक केस के बारे में जिक्र किया गया है जिसको आप एज ए रेफरेंस, एज एन एग्जाम्पल अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज इट अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज टॉकिंग अबाउट एसिड अटैक विक्टिम्स फेल्ड बाय कोहेसिव लॉ एंड लीगल प्रोसेस। देखिए, अगर हमें याद हो तो 2013 के पहले एसिड अटैक को लेकर कोई भी बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी हमें देखने के लिए नहीं मिली। यहाँ पर एक केस को जिक्र किया जा रहा है, निरुपमा के केस को, जिनमें बताया जा रहा है 2013 का जो केस, जो ये बोल रहा है कि भाई इतनी सारी सर्जरीज हो चुकी हैं, इतने सारे इश्यूज हो चुके हैं, लेकिन जो उसका फेस है, उसका कान है, वो पूरी तरीके से यहाँ ख़राब हो चुका है। 10 से ज़्यादा सर्जरी इनके ऊपर परफॉर्म हो चुकी हैं, लेकिन जो लॉस इनको साइकोलॉजिकली हुआ, जो फिजिकल हुआ, वो अब वापस नहीं यहाँ पर आ सकता, उसको भरा नहीं जा सकता। साथ ही यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जिस स्टॉकर ने इनके ऊपर, जिसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था एज हर फॉर्मर टीचर, जिसने इनके ऊपर एसिड से अटैक किया था, वो 3 महीने के एक शॉर्ट स्पैन के बाद आज आराम से खुले में सांस ले रहा है, लेकिन इनकी लाइफ पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जहाँ पर क्राइम करने वाला बहुत आसानी से बाहर घूमता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम इंडिया के केस में बात करें तो एसिड केस का जो पहला रिकॉर्ड हमारे पास है, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट, वो 1982 का है। अब अगर हम एनसीआरबी के डेटा की यहाँ पर बात करें तो इसने रिवील किया है कि देयर हैज़ बीन नो लेट अप इन द नंबर ऑफ दिस जेंडर बेस्ड क्राइम, ठीक है। आप ज़्यादातर देखेंगे महिलाओं के ऊपर एसिड अटैक कर दिया जाता है। होता क्या है, उनके फेस खराब हो जाते हैं, चेहरा तो खराब होता ही है, लेकिन साथ ही जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है वो उससे भी ज़्यादा बुरा होता है। सो एनसीआरबी की माने तो 2011 में जहाँ 83 एसिड अटैक्स हमें देखने मिलते थे, वहीं देखिए 2021 में इनका नंबर बढ़ के 176 हो गया है। और 2019 की बात करें तो सिचुएशन तो और भी वर्स थी, विच वॉज 249। तो देखिए, खुश होने की बात नहीं है, कह रहे 249 से 176 तो हो गया, बट इट इज़ वेरी वरीसम, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश वो कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पर हो जाती हैं जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ एसिड अटैक को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। जितने भी केसेस होते हैं कंट्री में, उसके 50% सिर्फ हमें वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। 2021 की अगर हम बात करें तो 153 जो पुरुष थे, इनको चार्ज किया गया था, इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी कि इन्होंने क्या किया है, अटैक किया है, ये कन्विक्ट इन्होंने किया है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, इसमें से बहुत सारे लोग आज की डेट में फ्री घूम रहे हैं बाहर। सो एक्टिविस्ट का बोलना यही है कि भाई हमारे यहाँ लीगल प्रोसेस बहुत स्लो है, कोहेसिव लॉ नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग आसानी से घूम रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है बांग्लादेश के बारे में। देखिए, अगर हम बांग्लादेश की बात करें ना, तो बांग्लादेश वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिड अटैक होते थे,
ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कि हाईएस्ट आज तक अगर कहीं रिकॉर्ड किए गए हैं तो 2002 में लगभग 496 केसेस बांग्लादेश में हमें देखने के लिए मिले हैं। रिजल्ट क्या हुआ, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पर लॉ लेकर आया जिसका नाम था द बांग्लादेश एसिड कंट्रोल एक्ट 2002। रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पर गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इंपोर्ट और सेल एसिड का ओपन मार्केट में बंद कर दिया। ठीक है, सो एक कंट्री जो पहले जानी जाती थी हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्डेड एसिड अटैक के लिए, वहाँ पर आज की डेट में नंबर गिरकर 70, पिछले 10 सालों में सिर्फ 70 केस ही वहाँ पर हमें देखने के लिए मिले हैं। देखिए यहीं पर 2008 की अगर हम बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी एक ड्राफ्ट यहाँ पर फ्लोट किया था, लेकिन हालांकि वो लाइट में नहीं आ पाया। बट रिजल्ट क्या हुआ, 2013 में जो हमारी जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट आई थी आफ्टर द निर्भया गैंग रेप केस, वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट करे इंडियन पीनल कोड में और एसिड अटैक में कुछ यहाँ पर डिसीजन दिए। तो चलिए 2013 के हम यहाँ पर इसको केस को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो 2013 तक एसिड अटैक को कोई सेपरेट क्राइम के जैसा ट्रीट नहीं किया जाता था इंडिया में। 2013 में यहाँ पर कुछ चेंजेस लाए गए जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, और उन्होंने बोला एसिड अटैक को हम एक सेपरेट सेक्शन विच इज़ 326A आईपीसी के अंदर यहाँ पर डाल देते हैं। रिजल्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पर बोला गया कि कम से कम 10 साल की सज़ा यहाँ पर दी जाएगी, जो कि यहाँ पर आजीवन कारावास तक में परिवर्तित हो सकती है, और साथ ही यहाँ पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पर अगर कोई विक्टिम है और उसके ट्रीटमेंट को यहाँ पर मना किया जाता है, या कोई पुलिस ऑफिसर मना करता है उनकी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करने में, एफआईआर को रजिस्टर्ड करने में, या रिकॉर्ड या किसी भी पीस ऑफ एविडेंस को यहाँ पर कलेक्ट करने में, तब भी यहाँ पर सज़ा का प्रावधान है। देखिए अगर डिनायल ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो चाहे पब्लिक हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनको यहाँ पर सज़ा दी जा सकती है अप टू 1 ईयर। और यहीं पर अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा काम करता है जहाँ पे वो डिनाई करता है एफआईआर करने से या रिकॉर्ड रजिस्टर करने से, तो यहाँ पर उन्हें 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। वहीं विक्टिम की कंपनसेशन और केयर के बारे में भी यहाँ पर बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पूछा कि स्टेट को ये श्योर करने की आवश्यकता है कि जो भी एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन के तौर पर कम से कम देखिए 3 लाख रुपए दिए जाएं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या यूटी है। साथ ही उनकी आफ्टर केयर और रिहैबिलिटेशन का कॉस्ट भी कौन यहाँ पे बेयर करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज़ ही बेयर करेंगी। साथ ही स्टेट को ये भी श्योर करना ज़रूरी है कि जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है एसिड अटैक विक्टिम्स को किसी भी पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहे। साथ ही जो भी कॉस्ट है ट्रीटमेंट का, दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन रुपीज, दैट अमाउंट जो कि उन्हें कंपनसेशन के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। देखिए वहीं अगर हम बात करें, अगर स्टोरी अभी तक समझने की कोशिश करें आगे क्या किया जा सकता है, तो एज ऑफ नाउ इंडिया में क्या है, सेल देखिए बेचना किसी तरीके से इलीगल नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति इसे बेच रहा है, खरीदने वाले का उसे एक फ़ोटो आईडी, वो क्यों खरीद रहा है, उसका प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर उन्हें लिखना ज़रूरी है। साथ ही किसी भी केस में 18 साल या उससे कम के व्यक्ति को आप एसिड नहीं बेच सकते। साथ ही जो भी सेलर है वो रिक्वायर्ड है उनको कि वो डिक्लेयर करें कि उनके पास कितना स्टॉक है एसिड का। एसडीएम हर 15 दिन में क्या करेगा, इस तरीके की जो भी केसेस है, जो भी अनडिक्लेयर्ड स्टॉक है उसको यहाँ पर चेक करेगा, और अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो 50,000 या उससे ज़्यादा का जुर्माना यहाँ पर लिए जाने की बात की जा रही है। अब देखिए अगर हम वे अहेड की यहाँ पर बात करें तो शायद इस तरीके की कोई काम सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि ये जो पूरा है यहाँ पे खरीदी बिक्री पब्लिक एरिया में, पहले तो हमें इसे ही बंद कर देना ज़रूरी है, ताकि क्या हो, चाहे केमिकल किसी भी तरीके का हो, एसिड हो, उसका किसी भी तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जा रहा हो, उसको एक लिमिटेड स्फीयर में हमें क्या करने की ज़रूरत है, बेचने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो सिर्फ हम 2013 की बात कर रहे हैं।
2013 के पहले तो इस तरीके का कोई रूल भी नहीं था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बहुत अच्छा आर्टिकल आज यहाँ पर आया है। आप इससे बहुत सारे पॉइंट नोट कर सकते हैं, और वे अहेड क्या हो सकता है आप डेफिनेटली हमें कमेंट में बता सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, सोशल एटीट्यूड क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेनी चाहिए। वी विल वेट फॉर योर कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए, so it's time for current oriented one liners, and first news is the annual World Braille Day is observed on 4th of January every year. Next, orange alert issued in the part of Delhi, Rajasthan and the other place due to effects of cold wave. Next, Umran Malik became fastest bowler of India and speed it 155 km per hour. Next is the Fire and Fury Corps of Indian Army Captain Shiva Chauhan is the first female officer to be operationally deployed at the highest battleground in the world, which is Siachen. Next is Luis Inacio Lula da Silva took office for a third term as Brazil's president. So it's a quiz time, and first question is the annual World Braille Day is observed on which date? And next question is how much percent energy of India comes from fossil fuel? So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the correct answer. So आज के लिए बस इतना ही. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.